हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सीरीज स्टार्ट किया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बहुत सारे वीडियोस हो चुके हैं। फंडामेंटल राइट्स हमने स्टार्ट किया है और फंडामेंटल राइट्स का जो फीचर्स है उसके बारे में हमने अभी तक डिस्कस किया है। फंडामेंटल राइट का आर्टिकल टू आर्टिकल स्टडी अभी बाकी है, तो आर्टिकल 12 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसके पहले हम एक थोड़ा सा रिव्यू देखते हैं, थोड़ा सा जैसे सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि हमारा कहा जाता है, हमने फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में एक वर्ड पढ़ा था साइलेंट फीचर में, जो कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द लीडिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज़। तो कौन कौन से प्रोविज़न्स किस किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया है, उसके बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके पहले हम थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं। जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है और वर्ल्ड्स लेंथीएस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें कि हमारा ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स थे, आज 448 आर्टिकल्स हैं। कई सारे अमेंडमेंट के बाद 448 आर्टिकल्स हो चुके हैं, लेकिन लास्ट आर्टिकल हमारा 395 ही है, क्योंकि जो भी आर्टिकल हमने ऐड किया है वो सेम एग्जिस्टिंग आर्टिकल में उसमें ए बी सी ऐसे जोड़ के ऐड किया है। जैसे आर्टिकल 21 था, तो आर्टिकल 21 के बाद क्या हुआ कि आर्टिकल 21 ए हमने ऐड किया। तो इस तरह से ऐसे करते करते जैसे 51 आर्टिकल 51 ए ऐड किया, तो ये 2 आर्टिकल हो गए। तो इस तरह से हमारे 448 आर्टिकल्स हो गए। ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल्स थे, जो कि अब बढ़ के अमेंडमेंट के बाद 12 शेड्यूल्स हो गए हैं। ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 पार्ट्स थे, अब बढ़ के 25 पार्ट्स हो चुके हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना लेंदी है और इतना बड़ा है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब एडॉप्ट हुआ तो उस समय वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार थे और बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्टेड थे। तो हमने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे प्रोविज़न्स को हमने बोरो किया। तो प्रोविज़न्स को बोरो किया, तो आज हम देखेंगे कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से हमने किन किन प्रोविज़न्स को लिया है। स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ है फ्रेंड, जिससे कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बोरो किया है। तो उसमें लीडिंग कॉन्स्टिट्यूशंस हैं और एक्ट्स हैं जिससे कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बोरो किया है, बहुत सारे प्रोविजंस को। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें। इससे पहले हम थोड़ा सा इसको देख लें कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अपने प्रोविजंस को बोरो किए हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमारा सबसे ज़्यादा हमने जो हमारे प्रोविज़न हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिया है, वो लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फ्रेंड्स, इसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया है, जो कि हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से वो वीडियो है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया के नाम से जो वीडियो है, उसमें क्राउन रूल में जो है, तो क्राउन रूल में सेकेंड लास्ट एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके बारे में काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया हमने उसमें, उसको आप देख सकते हैं। इसके बाद कुछ प्रोविजंस हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया है। और चूंकि हमारा देश कॉलोनी था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, मतलब इंग्लैंड का, यूनाइटेड किंगडम का, तो बहुत सारे प्रोविजंस बाय डिफ़ॉल्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से आ गए हैं, जिनको कि हमने अडॉप्ट किया है। कुछ प्रोविजंस हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से लिए हैं, जैसे DPSP लिया है। कुछ प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से लिया है। उसके बाद वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से भी लिया है। आगे हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स कि कौन कौन से प्रोविज़न इन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी लिया है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से भी लिया है, USSR जो कि आज रसिया है उस कॉन्स्टिट्यूशन से भी लिया है, साउथ अफ्रीका के भी कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है और जापान के भी कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नेक्स्ट फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लीगल लिटरेसी को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और फ्रेंड्स, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने जो
प्रोविजंस लिए हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हैं, तो वो क्या क्या लिए हैं। कहा जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही बड़ा पार्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का ही रेप्लिका है, उसी से हमने लिया है। सबसे पहले फ्रेंड्स उसमें से हमने क्या लिया है, एक फेडरल स्कीम लिया है। हमारा फ्रेंड्स जैसे हमारा देश फ्रेंड्स फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा देश फेडरल सिस्टम को फॉलो करता है, जिसमें स्टेट और सेंटर के बीच उनके पावर्स का सेपरेशन है। ये हमने कहाँ से लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया है। ऑफिस ऑफ द गवर्नर जो कि इसमें आर्टिकल 153 में हमने लिया है, वो भी लिया है हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। फिर उसके बाद जुडिशरी का कॉन्सेप्ट जो है, जुडिशरी का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया है। और जुडिशरी कहाँ है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जुडिशरी है पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चैप्टर 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये आता है आर्टिकल 124 टू 147। ये जुडिशरी का पूरा कॉन्सेप्ट हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। फिर पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन का कॉन्सेप्ट भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है, जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन पार्ट 14 आर्टिकल 315 से 323 तक में है। फ्रेंड्स याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप किसी भी चीज़ को बार बार पढ़ें, बार बार देखें, और इस तरह से आपके दिमाग में पूरी तरह से ये छप जाएगा। और कुछ लोग ट्रिक्स के भरोसे रहते हैं, तो फ्रेंड्स ट्रिक्स के भरोसे आप रहोगे तो हर चीज़ को अगर ट्रिक के हिसाब से पढ़ना शुरू करोगे तो काफ़ी मिक्स हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। आगे चल के एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा होगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि वो ट्रिक किस चीज़ का, किस टॉपिक का हमने ट्रिक उस याद किया था। तो इसलिए शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़े, नॉलेज का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स जो हमने लिया है, वो लिया है हमने 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी प्रोविजंस जो हमने लिया है फ्रेंड्स, जो हमारा पार्ट 18 आर्टिकल 352 टू 360 में तक आता है, ये हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। थोड़ा सा इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में आपको मैं बता दूं। आर्टिकल 352 में हमारे यहाँ 3 तरह की इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी का जिक्र है, आर्टिकल 356 में स्टेट इमरजेंसी का जिक्र है, और आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी का जिक्र है। आर्टिकल 352 में जब नेशनल इमरजेंसी कब लगती है, जो सिचुएशन कोई वार की सिचुएशन हो और एक्सटर्नल थ्रेट हो या फिर इंटरनल थ्रेट हो, उसमें नेशनल इमरजेंसी लग जाती है। स्टेट इमरजेंसी, जिसको जनरली हम प्रेसिडेंट्स रूल भी बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, वो तब लगाया जाता है जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी किसी स्टेट में फेल हो जाए और राष्ट्रपति को लगे कि उस स्टेट में प्रेसिडेंट, उस स्टेट की सरकार को बर्खास्त करके प्रेसिडेंट रूल लगाना जरूरी है, तो ये स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 के तहत लगता है। फिर फ्रेंड्स आर्टिकल 360 जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। फ्रेंड्स आर्टिकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद जो मैक्सिमम प्रोविजंस हमने लिए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से लिए हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स सबसे मेन चीज़ जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से लिया है, वो लिया हमने फंडामेंटल राइट्स, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 आर्टिकल 12 टू 35 तक आता है। आर्टिकल 12 टू 35 ये पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। तो फ्रेंड्स फंडामेंटल राइट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए में, उसको बिल्स ऑफ राइट्स बोलते हैं, बिल्स ऑफ राइट्स, ठीक है, बिल्स ऑफ राइट्स। इसके बाद हमने लिया है फ्रेंड्स इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, जो कि आर्टिकल 61 में आता है। फ्रेंड्स इम्पीचमेंट को हिंदी में महाभियोग भी बोलते हैं। तो महाभियोग का प्रोसेस हमने कहाँ से लिया है, महाभियोग का प्रोसेस हमने लिया है, प्रेसिडेंट के महाभियोग का प्रोसेस हमने लिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से। प्रेसिडेंट को कैसे हम हटा सकते हैं पद से, इसके लिए। फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का क्या फंक्शन होगा, क्या रोल होगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, क्या पावर होगा, ये हमने कहाँ से लिया है, ये भी लिया है हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल, एक्चुअली ये भी फ्रेंड्स इम्पीचमेंट के ही थ्रू होता है, ये भी हमने कहाँ से लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से लिया है, जो कि आर्टिकल 124(4) में आता है।
फिर उसके बाद जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 13 में, वो भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से लिया है। तो जुडिशियल रिव्यू फ्रेंड्स क्या होते हैं? जुडिशियल रिव्यू मतलब कोई भी एक्ट, कोई भी कानून जो कि हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट द्वारा बनाया जाता है, उसको सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 13 के तहत पावर है जुडिशियल रिव्यू करने का। और उस कानून को अगर वो सुप्रीम कोर्ट पाता है कि दिस कानून वायलेट्स द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट वाइड डिक्लेयर कर देगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगा और उस कानून को रद्द कर दिया जाएगा। ये प्रोविज़न लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से। फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों से इंडिपेंडेंट है, ये कॉन्सेप्ट भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से हमने लिया है। फ्रेंड्स, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही अच्छा पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ये कॉन्सेप्ट भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से लिया जाता है। फ्रेंड्स, कहा जाता है, आपसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएसए वाज द फर्स्ट टू स्टार्ट विथ प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के पहले प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, और वो हमने अपने देश में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से लिया है, बोरो किया है। इसके बाद रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटेन है, यूएसए का भी रिटेन है, तो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट भी हमने यूएसए से लिया है। प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव हेड होता है और आर्म्ड फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर होता है हमारे यहाँ भी, ये कॉन्सेप्ट भी हमने यूएसए से लिया है। वाइस प्रेसिडेंट इज एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द अपर हाउस, राज्यसभा का चेयरमैन पदेन अध्यक्ष कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है, ये भी हमने यूएसए से लिया है। प्रोविजंस ऑफ द स्टेट पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये सारा हमने कहाँ से लिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से लिया है। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड, इसके बाद ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है। जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने काफ़ी कुछ बोरो किया है, लाइक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बहुत सारी चीज़ें ली, लेकिन वहाँ का जो मेन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो हमने अडॉप्ट नहीं किया। और हमने क्या अडॉप्ट किया? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का फॉर्म है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो हमने लिया। रूल ऑफ लॉ, जो कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। फ्रेंड्स, रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि किसी भी सरकार का शासन नहीं होता है, कानून का शासन होता है। अगर सरकार भी शासन करती है तो कानून के तहत करती है, कानून से बड़ा कोई नहीं होता है। फिर लेजिस्लेटिव प्रोसेस हमने लिया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट, जो कि पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11 में है, ये हमने लिया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो सिंगल सिटीजनशिप का लिया है, जैसे यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में, आप यूएसए में जाते हैं तो वहाँ ड्यूअल सिटीजनशिप है। आप यूएसए में यूएसए का भी सिटीजन है और जिस स्टेट में आप रहते हैं उस स्टेट के भी सिटीजन है। लेकिन इंडिया में ना आप बिहार के सिटीजन है, ना यूपी के सिटीजन है, ना तमिलनाडु के सिटीजन है, ना कर्नाटका के सिटीजन है, आप सिर्फ और सिर्फ इंडिया के सिटीजन है। ये कॉन्सेप्ट हमने लिया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। कैबिनेट सिस्टम हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। प्रेरोगेटिव रिट का जो सिस्टम है, ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ आप देखो, जैसे फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिया है? फंडामेंटल राइट्स लिया है यूएसए से। और रिट्स क्या होते हैं कि फंडामेंटल राइट्स अगर हमारा वायलेट होता है तो हम कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट रिट इशू करता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हमें देता है आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट्स में चले जाते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट में चले जाते हैं। तो हाई कोर्ट हमें क्या रिमेडी देता है? 5 टाइप्स ऑफ रिट इशू करते हैं, जो भी रिट आपके केस में अप्रोप्रिएट होगा वो रिट इशू करते हैं। तो अब जैसे फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से लिया है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स का जो उसको बचाने का तरीका है, उसको एंजॉय करने का, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी है उसके वायलेशन पे, ये हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो फ्रेंड्स, रिट्स पे एक स्पेसिफिक और काफ़ी डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पे मिलेगा आपको, वो आप आई बटन में लिंक दे दूंगा, वो आप देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, वो आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ये आर्टिकल 105 में है, ये हमने लिया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि पार्लियामेंट
की सॉवर्निटी और पार्लियामेंट के मेंबर्स जो होते हैं उनको कुछ प्रिविलेजेस मिले होते हैं। ये चीज़ें हमने कहाँ से ली है? ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। एक चीज़ और फ्रेंड, बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म क्या होता है? दो सदनों की व्यवस्था को बाइकैमरलिज्म कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या है? लोकसभा है और एक राज्यसभा है। स्टेट लेजिस्लेटिव में भी एक लेजिस्लेटिव असेंबली है और लेजिस्लेटिव काउंसिल है। सब में नहीं है, लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ 5 स्टेट्स में है, लेकिन ये बाइकैमरलिज्म है। तो बाइकैमरलिज्म का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। पोस्ट ऑफ पीएम हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जैसे पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट का हमने पावर, प्रेसिडेंट का सारा सब कुछ कहाँ से लिया था? यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से। और पीएम का पोस्ट हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो एक चीज़ जो हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था कि प्रेसिडेंट इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री, और एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री हमने लिया था यूएसए से। और प्रेसिडेंट इज ए नॉमिनल हेड, जो लाइक ब्रिटिश क्वीन, तो नॉमिनल हेड हैं। बाकी सारा पावर पीएम में वेस्टेड होता है, लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट में वेस्टेड होता है। तो नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट होते हैं। ये हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नेक्स्ट फ्रेंड आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से हमने क्या लिया है? तो डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी फ्रेंड क्या है? ये पार्ट 6 में आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 में आता है। तो डीपीएसपी क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज। कुछ पॉलिसीज़ हैं जो कि स्टेट्स की ड्यूटी है, राज्यों की ड्यूटी है कि पब्लिक वेलफेयर में ये इन पॉलिसी को फॉलो करें। तो फ्रेंड्स, डीपीएसपी क्या होता है? डीपीएसपी कभी भी इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट नहीं होता है। डीपीएसपी इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट नहीं होता है, लेकिन डीपीएसपी के लिए कई जगह ऐसा है कि डीपीएसपी को फॉलो करने में अगर फंडामेंटल राइट्स आड़े आ रहा है तो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर डीपीएसपी प्रिवेल करेगा। बहुत सारे केसेस में, सारे केसेस में नहीं, लेकिन बहुत सारे केसेस में प्रिवेल करेगा। नेक्स्ट इससे हमने क्या लिया है? मेथड्स ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, जो कि आर्टिकल 55 में है। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर वोट करते हैं, फिर कई सारे स्टेट्स के जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होते हैं, उनके मेंबर्स वोट करते हैं और हर वोट का अलग अलग वैल्यू होता है। तो ये जो तरीका लिया गया, इसके बारे में हम जब प्रेसिडेंट का पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट के क्लास होगा, उसमें सारा डिटेल में बताया जाएगा। तो इसका जो ये प्रोसेस है, मेथड है, ये हमने कहाँ से लिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से लिया है। मेंबर्स नॉमिनेशन टू राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट, जो कि आर्टिकल 18 में है। फ्रेंड्स, हम जानते हैं जैसे कि 12 मेंबर्स जो कि अपने अपने फील्ड में एक्सीलेंसी अचीव किए होते हैं, वो प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। तो ये नॉमिनेशन का जो प्रोसेस है, ये हमने लिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से। इसके बाद फ्रेंड्स आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से हमने क्या लिया है? सबसे पहले फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। फ्रेंड्स, हमारा देश फेडरेशन है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है। तो फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है, लेकिन सेंटर हमारा स्ट्रॉन्ग है। फेडरेशन ऑफ स्टेट का मतलब यूएसए फेडरेशन ऑफ स्टेट है। तो यूएसए में क्या है? सेंटर का भी पावर है और स्टेट का भी पावर है। फुल्ली सेपरेशन ऑफ पावर है। जैसे यूएसए को बोला जाता है इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन विद इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। हमारा देश है इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन विद डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। तो होता क्या है कि हमारे देश में फेडरेशन तो है, लेकिन यूनियन काफ़ी पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है, सेंटर स्ट्रॉन्ग है। हमारा देश यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे देश के जो राज्य हैं, जो स्टेट्स हैं, उनकी बाउंड्रीज़ को कभी भी सेंट्रल उनको अल्टर कर सकता है। 2 स्टेट्स को मिला के एक स्टेट बना सकता है, एक स्टेट की टेरिटरी को दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र कर सकता है, वो बिना स्टेट के कंसर्न के। इसलिए हमें कहा जाता है कि इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन विद डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। रेसिडुअरी पावर्स वेस्ट विद द सेंटर, आर्टिकल 248। इसका फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है, जैसे रेसिडुअरी का मतलब आप जानते ही होंगे, बचा हुआ। तो जो भी चीज़, जो भी सब्जेक्ट है जिस पे कि कहीं भी कोई लिस्ट में नहीं है, जैसे यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और
स्टेट लिस्ट में नहीं है कानून बनाने के, तो वो पावर सेंटर के पास है, उस पे सेंटर कानून बना सकता है, ओनली स्टेट नहीं बना सकता है। सेंटर अपॉइंट्स गवर्नर एट द स्टेट, आर्टिकल 155। आर्टिकल 155 में कि हर स्टेट में सेंटर गवर्नर अपॉइंट करता है, ये पावर हमने लिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से। फिर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो कि आर्टिकल 143 में आता है, ये हमने कहाँ से लिया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से लिया है। तो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्या होता है फ्रेंड, कि प्रेसिडेंट के पास एक पावर होता है जो कि सुप्रीम कोर्ट से वो एडवाइस ले सकता है किसी भी मैटर पे, और सुप्रीम कोर्ट उसको एडवाइस दे सकता है किसी भी मैटर पे। ये होता है आर्टिकल 143 में, ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन इसको बोला जाता है। फ्रेंड्स, इसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया से काफ़ी कुछ लिया है, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट जो 7th शेड्यूल में है। तो हमारे यहाँ तीन लिस्ट हैं, कानून बनाने के 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कानून बनाता है सेंट्रल, स्टेट लिस्ट में कौन बनाता है, स्टेट। लेकिन स्टेट लिस्ट में भी अगर नेशनल इंटरेस्ट का मामला हो तो यूनियन बना सकता है। और कॉन्करेंट लिस्ट होता है जो कि ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पे कि स्टेट और सेंटर दोनों ही अपने कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर स्टेट और सेंटर के कानून एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं तो सेंट्रल का जो कानून है वो विल प्रिवेल। फिर ज्वाइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट जो आर्टिकल 108 में है, इसका कॉन्सेप्ट हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया से लिया है। फ्रेंड्स, कई बातों में ऐसा होता है कि ज्वाइंट सीटिंग बुलानी पड़ती है कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे लोकसभा ने किसी बिल को पास कर दिया, राज्यसभा में सरकार का बहुमत नहीं है, तो क्या करता है सरकार, कई बार सरकार क्या करती है कि ज्वाइंट सीटिंग बुला लेती है पार्लियामेंट की। तो ज्वाइंट सीटिंग में क्या होता है कि लोकसभा में अगर बहुमत है तो लोकसभा के सदस्य ज़्यादा होते हैं, तो जब लोकसभा के सदस्य ज़्यादा होते हैं तो जो ज्वाइंट सीटिंग बैठती है तो सरकार के पास पूर्ण बहुमत आ जाता है, तो वो बिल पास हो जाता है। अब तक 3 बार ज्वाइंट सीटिंग पार्लियामेंट की हो चुकी है। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से हम सिर्फ 3 बार अब तक किए हैं, ज्वाइंट सीटिंग हमारी बैठी है। फ्रेंड्स, कोई भी ऐसा बिल जो कि मनी बिल हो उसको पास करना है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो उसको पास करना है, तो उसमें हम ज्वाइंट सीटिंग नहीं बिठा सकते हैं, हमारे पार्लियामेंट का ज्वाइंट सीटिंग नहीं हो सकता है। तो और तीसरा चीज़ जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया से लिया है वो है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, जो कि आर्टिकल 301 to 307 में आता है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। नेक्स्ट, अब आते हैं फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर, नाउ रसिया, जिसका नाम रसिया है। उसमें से हमने क्या लिया है, उसमें से सबसे पहली चीज़ हमने लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये आर्टिकल 51A में हमने लिया है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि आर्टिकल 51A, तो आर्टिकल 51A जैसा पता ही चल रहा है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली नहीं था। आर्टिकल 51 था जो कि हमने DPSP देखा, आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51, लेकिन आर्टिकल 51A ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली नहीं था, तो इसको हमने ऐड किया है 42nd अमेंडमेंट 1976 में। ठीक है, 1976 में हमने क्या ऐड किया है, आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि ओरिजिनली हम 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड किए थे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। बाद में 2002 में एक और फंडामेंटल ड्यूटी हमने ऐड किया, जो कि ड्यूटीज़ दिया गया पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को शिक्षा देंगे, तो ये चीज़ हमने 2002 में ऐड किया। इसके बाद हमने आइडियल ऑफ जस्टिस, जैसे हमने प्रीएम्बल में पढ़ा था कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये हमने कहाँ से लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर से लिया है। फ्रेंड्स, कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि आज काफ़ी बड़े देशों के कॉन्स्टिट्यूशन हैं जिसमें कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ अवेलेबल नहीं है, जैसे यूएसए में नहीं है, जर्मनी, कनाडा कहीं अवेलेबल नहीं है, जापान में है। और आपका जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट्स नहीं है। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ को आपको अपने ड्यूटी पूरी करने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत सारे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद कई बार होता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करने के लिए कई बार ज़रूरी हो जाती हैं।
यूएसएसआर में क्या था फ्रेंड्स कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स इनसेपरेबल थे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी आपको फॉलो करना है अगर आपको फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करना है तो। ओके, नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस से हमने क्या लिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस से हमने लिया है फ्रेंड्स कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक। रिपब्लिक का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस से लिया है। आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, जैसे हमने प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 वर्ड्स जो है लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये हमने कहाँ से लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस से लिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका से फ्रेंड्स हमने लिया सबसे पहले इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, आर्टिकल 18, राज्यसभा में मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होगा, ये कॉन्सेप्ट जो है हमने लिया है कहाँ से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका से। और कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कैसे होगा, जो से पार्ट 20 आर्टिकल 368, ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका से लिया है। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है, राज्यसभा, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368। इसके बाद फ्रेंड्स हमने लिया है 2 कॉन्स्टिट्यूशन बच रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान से हमने लिया कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जो कि आर्टिकल 21 में है। फ्रेंड्स इसके बारे में मैं बता दूं कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब होता है, आर्टिकल 21 स्टार्टिंग उसका लाइन ही है, नो पर्सन शैल बी डिप्रीव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब किसी वैलिड कानून के बिना किसी पर्सन की क्या जीने का अधिकार विद लिबर्टी छीना नहीं जा सकता है। तो ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो वर्ड है ये हमने लिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान से। आर्टिकल 21 का जब क्लास होगा तो इसमें काफ़ी नई नई चीज़ें जानने को मिलेंगी। एक होता है जैसे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और एक होता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए में है और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है। लेकिन प्रैक्टिकली कई सारे जजमेंट आए सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें कि जैसे मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, उसमें जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो है उसको हमने हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के इक्वेलेंट कर दिया है। तो अगला हमने लिया वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन वो वीमर कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें हमने लिया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 359 में है। और इमरजेंसी का प्रोविजंस कहाँ से कहाँ तक है फ्रेंड्स, आर्टिकल 352 टू 360, ठीक है। इसमें 359 में है कि फंडामेंटल राइट्स को इमरजेंसी के समय में सस्पेंड किया जा सकता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम फंडामेंटल राइट्स की पूरी वीडियो सीरीज जब कंप्लीट करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स कब सस्पेंड किए जा सकते हैं और कौन से फंडामेंटल राइट्स कभी नहीं सस्पेंड किए जा सकते हैं। जैसे आर्टिकल 21 को कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। जैसे आर्टिकल 19 को कभी भी इमरजेंसी जो कि इंटरनल इमरजेंसी हो उसमें सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। फ्रेंड्स ये कंप्लीट वीडियो था जो कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे किन किन देशों से कौन कौन से प्रोविजंस बोरो किए हैं। तो ये एक अच्छा वीडियो अगर लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को फॉलो करते रहें ताकि आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और लीगल नॉलेज, लीगल अवेयरनेस आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स ये थे सारे प्रोविज़न जो कि हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें से कुछ छूट रहा है, अगर आपको लगता है कि कोई और भी प्रोविज़न जो कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बोरो किए हैं किसी और कॉन्स्टिट्यूशन से, तो उसके बारे में आप कमेंट करके बता सकते हैं। और जिस टॉपिक पे, कोई भी ऐसा टॉपिक जो कि लीगल फील्ड से रिलेटेड है उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि हम उस पर, अगर आप चाहते हैं कि उस पर हम वीडियो बनाएं तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस पर वीडियो बनाएंगे। और फ्रेंड्स उत्तराखंड जुडिशरी का फॉर्म आ गया है जो कि लास्ट डेट 20 जनवरी 2020 है। उसमें 13 सीट्स हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेबस का पूरा वीडियो हमने पूरा
कंप्लीट वीडियो इसके पहले बना दिया है, अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप उसे देख सकते हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आप फॉल करते हैं तो उसको आप फिल करें। धन्यवाद।